सभी युवा शक्ति को विकास वर्धन का नमस्कार। मैं विकास वर्धन स्वागत कर रहा हूं नई दिल्ली से। और आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स की 10 से 15 मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि प्रतिदिन आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम या बीपीएससी, जेपीएससी या फिर इस तरह के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी में गति मिलेगी। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पीटी का जो करंट का मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो है कि मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा में किस पुस्तक के लिए अनामिका जी लेखक हैं, उनको साहित्य पुरस्कार हिंदी साहित्य भाषा में पुरस्कार मिला है। तो पुस्तक का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। राइट। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अनामिका द्वारा रचित हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, राइट। हिंदी भाषा में लेखिका अनामिका और पुस्तक का नाम टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। हमारा दूसरा करंट अफेयर है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित 2021 में किस बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास में भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित संयुक्त वायुसेना, जिसमें कि भारत पहली बार शामिल हुआ है, और भारत के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाओं ने भाग लिया। इसे संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा वायुसेना हवाई अड्डे पे आयोजित किया गया, और इस युद्ध अभ्यास का नाम है डेजर्ट फ्लैग मतलब क्या होता है? डेजर्ट माने रेगिस्तान, फ्लैग मतलब झंडा। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया? तो डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की गई, और यह एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, और इसमें भारत पहली बार शामिल हुआ। और भारत के अलावे 6 देश और हैं, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन। राइट। तो अगले बिंदु की ओर आते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो थल सेना युद्धाभ्यास मार्च 2021 में आयोजित किया गया, उसका नाम क्या है? तो भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के द्वारा आयोजित संयुक्त थल सेना युद्धाभ्यास का नाम दस्तलिक है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित थल सेना संयुक्त अभ्यास है, और यह उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया। यह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। यह दूसरा युद्ध अभ्यास था। इसके पहले 2019 में नवंबर में उज्बेकिस्तान में ही पूरा हुआ था। राइट। तो इस सबसे पहला 19 में कहाँ हुआ? तो उज्बेकिस्तान में, और दूसरा भारत में हुआ है रानीखेत में, उत्तराखंड के दस्तलिक। तो आपने पहला देखा वायुसेना का डेजर्ट फ्लैग, और दूसरा दस्तलिक। अब आगे बढ़ते हैं कि मार्च 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया गया है, उनका नाम है तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको हटा दिया गया और
तीरथ सिंह रावत को बनाया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अगला देख रहे हैं कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने मार्च में प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अपने जब अपने नौकरियां निकालेंगे या मतलब नौकरी जब उनके यहाँ रिक्रूटमेंट होगा तो लोकल लोगों को 75% तक रिजर्वेशन देना है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने मार्च 2021 में यह घोषित किया कि 75% रिजर्वेशन वहाँ के लोगों को दिया जाएगा। हरियाणा से पहले कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश ने इसके पहले आयोजित उसने यह नियम बनाया था कि हमारे यहाँ प्राइवेट नौकरियों में भी 75% आरक्षण प्राइवेट कंपनियों को देना पड़ेगा अस्थायी लोगों के लिए, राइट। अब आइए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, अगले करंट की ओर चलते हैं। अगला करंट है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में सबसे अच्छा कौन सा शहर है जिसे पहला स्थान प्रदान किया गया? तो वो इसका जवाब है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो सवाल आता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी कौन करता है? तो भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान, पूना दूसरा स्थान और अहमदाबाद तीसरे स्थान पे है। इसी तरह 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान शिमला का है, दूसरा स्थान उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और तीसरा सिलवासा का है, राइट। तो ये हमारा तीसरा करंट अफेयर्स था। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। तो मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में 10,000 रन बनाकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं, राइट। और इसी तरह इंग्लैंड की चार्लोटी एडवर्ड्स 10,273 रन बनाकर प्रथम स्थान पर है। मिताली राज का दूसरा है, यानी कि मिताली दूसरे स्थान पे हैं और पहले स्थान पे इंग्लैंड की खिलाड़ी चार्लोटी एडवर्ड्स। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। तो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स केरा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्च 2021 में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अवार्ड का नाम है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। कौन सी दी गई है अवार्ड? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। अमेरिका में स्थित कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सेरीवाक में प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किस महोत्सव को 12 मार्च को प्रारंभ किया? तो 12 मार्च को 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह का 75 वीक्स का तक मनाया जाएगा। इसका प्रारंभ जो है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया गया,
राइट। अब अगले अंतर्राष्ट्रीय करंट की ओर बढ़ते हैं। G7 यानी ग्रुप 7 जो ये विकसित देशों का संगठन है, राष्ट्रों की 47वीं समिट कहाँ पे जून 2021 में प्रस्तावित है। तो G7 का समिट जून 2021 में ब्रिटेन इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी और यह 47वीं होगा। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कौन सा समिट है, राइट। तो यह 47वां है। अब G7 में कौन कौन से देश हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और इसके साथ यूरोपीय यूनियन भी संगठन के में सम्मेलन में शामिल होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, काफ़ी फेमस था कि स्वेज कैनाल में मार्च 2021 में जो बहुत बड़ा जहाज़ जो फंसा था, पानी का बोट, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था, स्वेज कैनाल में विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर ले जाने वाला जहाज़ एवरग्रीन। क्या नाम था, एवरगिवन के फंस जाने के कारण कैनाल में यातायात अवरुद्ध हो गया, राइट। अब थोड़ी सी स्वेज नहर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि 17 नवंबर 1869 यानी कि 1869 को स्वेज नहर खोली गई थी और यह मिस्र में स्थित 193.3 किलोमीटर लंबी है, जो भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ती है। कितने किलोमीटर लंबा है, तो 193 किलोमीटर, राइट। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो भारत से ही रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल तरीके से दोनों देशों को जोड़ने वाले किस पुल का लोकार्पण 9 मार्च 2021 को किया। तो प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना जी ने जिस पुल का लोकार्पण किया उसका नाम है मैत्री सेतु, राइट। और यह 1.9 किलोमीटर लंबा सेतु है और यह फेनी नदी पे बनाया गया है। फेनी नदी पे यह पुल भारत में किससे किसको जोड़ता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यह त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को आपस में जोड़ता है। फेनी नदी पे है, 1.9 किलोमीटर लंबा है और त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। अगला सवाल है, इम्पॉर्टेंट है कि आ भी जाएगा पीटी में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम कौन से पड़ोसी राष्ट्र की यात्रा की। तो कोविड काल में सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की यात्रा की 26 और 27 मार्च को। क्यों किया, क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ थी और इसे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती वर्ष तथा भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ समारोह के रूप में मनाया गया। आपको मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति पुरस्कार भी इस बार दिया गया है 2020 का। वो महात्मा गांधी जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, वैसे ही शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, राइट। अब आते हैं अगले सवाल की ओर और ये हमारा आज का अंतिम सवाल है कि करंट है कि जर्मनी के किस खिलाड़ी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रेसिडेंट घोषित किया गया है, 4 वर्षों के लिए निर्वाचित कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि टोक्यो में जुलाई में आपके ओलंपिक खेल होने वाले हैं। तो ओलंपिक समिति का हेड कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं थॉमस बाख। ये इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिहाज से, ओलंपिक के लिहाज से भी। तो थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हालांकि ये 2013 से ही प्रेसिडेंट हैं और बाख ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है तथा IOC के प्रेसिडेंट भी हैं और
आईओसी के प्रेसिडेंट भी हैं और यह इन्होंने स्वर्ण पदक जो है 1976 में फेसिंग में जीता था। तो आज के लिए हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे मतलब समाप्त कर रहा हूँ और फिर कल फिर मिलेंगे, राइट। अपनी पढ़ाई आप करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय युवा शक्ति।